प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग खाना बदोश नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में शराब पीकर मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थकी, निढाल और मुरझाई हुई। कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था। छोटे बाबू मानो को बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उससे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिघी बंद गई थी। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश में नसें खींचने लगी थी। जसदेव ने भी सुकिया की मन स्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव के बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साले, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से करा रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खचखच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी।
उसने निश्चय कर लिया था वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुक्या ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है, भले ही यह भट्ठा छोड़ना पड़े। भट्ठा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुकिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ, मानो ने सहज भाव से कहा। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अक्ल मारी गई तेरी? सुकिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुक कर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है वह, मारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाज़ा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जानवर है, मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोर न डालूंगी। थारी मर्जी, औरत हूँ। पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात 7 काम करते हो, मेरी खातिर पिटे, फिर यह बामन मारे बीच कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी, उसका गला रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए। उसके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।